Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Green Industrialization Initiative. तो हम जानेंगे ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में. African leader launched the Green Industrialization Initiative during the third day of COP28, aiming to accelerate green growth in African industry and attract finance and investment. तो जो अफ्रीकन लीडर है उन्होंने लॉन्च किया था ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव को तीसरे दिन के दौरान COP28 समिट के समय पे, जिसका मकसद था एक्सेलरेट करना ग्रीन ग्रोथ को अफ्रीका के इंडस्ट्री के लिए और अट्रैक्ट करना फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को. The initiative built on the existing $4.5 billion अफ्रीका ग्रीन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द UAE. और ये जो इनिशिएटिव है ये बिल्ड हो रहा है जो एग्जिस्टिंग $4.5 बिलियन का अफ्रीका ग्रीन इन्वेस्टमेंट है UAE से, उसी में. It highlights the continent priority for industrial transition and the need for just and equitable partnership. ये हाईलाइट कर रहा है जो कंटिनेंट का प्रायोरिटी है इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन के लिए और जो आवश्यकता है जस्ट और इक्विटेबल पार्टनरशिप का. The leadership emphasized the importance of de-risking and developing long-term plan for green industrialization. जो लीडर्स है उनका फोकस है जो इम्पोर्टेंस है डी-रिस्किंग को लेके और डेवलप करना लॉन्ग टर्म प्लान को ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. डिजिबूटी जो है वो एस्पायर है 100% ग्रीन एनर्जी से और जाम्बिया जो है ये फोकस कर रहा है जो इम्पोर्टेंस है शेयर रिसोर्स पूल का कंटिनेंट के बेनिफिट के लिए. ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है पोजीशन करना अफ्रीका को एक ग्लोबल सप्लायर के रूप में ग्रीन एनर्जी और रिसोर्सेज के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट. तो हम जानेंगे वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के बारे में. वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट हाईलाइट इंडिया सक्सेस इन रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस and death with a 30% decline in cases and 34% decline in mortality in 2022 compared to the previous year. जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है ये हाईलाइट कर रहा है भारत के सक्सेस को जो रिड्यूस हुआ है भारत में मलेरिया का केसेस और डेथ, जिसमें 30% डिक्लाइन देखा गया है केसेस में और 34% डिक्लाइन देखा गया है मोर्टिलिटी के केसेस में अगर हम कंपेयर करें 2022 के लेवल से और उसके प्रीवियस ईयर को. तो Key factor contributing to this success include a focus on primary health care in remote area, digital data-based surveillance, and effective management of extreme weather event. जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया है सक्सेस के लिए, जिसमें कि फोकस करना प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर रिमोट एरियाज के लिए, डिजिटल डाटा बेस्ड सर्विलेंस हो गया और जो इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट को, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है मलेरिया को डिक्लाइन में. इन्वेस्टमेंट जो किया गया है इंसेक्टिसाइड, मॉस्किटो नेट, एंटी मलेरियल ड्रग और पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट के ऊपर, साथ साथ जो अर्बनाइजेशन है इसने रिड्यूस किया है मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड को और प्ले किया है एक इम्पॉर्टेंट रोल को. चैलेंजेस इंक्लूड रेजिस्टेंस इश्यू स्पेशली ड्रग एंड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एंड एड्रेसिंग वाइवेक्स मलेरिया विच रिक्वायर अ 14-day ट्रीटमेंट कोर्स ऑफन नॉट कम्प्लीटेड. चैलेंजेस कुछ है जैसे कि रेजिस्टेंस इश्यू सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसमें जो ड्रग या इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस जो मलेरिया हो जाते हैं एड्रेस करना वाइवेक्स मलेरिया को, जिसके लिए 14 डे का ट्रीटमेंट कोर्स है जो कि ज़्यादातर कंप्लीट नहीं कराते लोग. मलेरिया के बारे में हम जान लें. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो कि पैरासाइट के कारण होता है. तो किसके कारण होता है ये पता होना चाहिए, पैरासाइट के कारण. ये जो पैरासाइट है ये स्प्रेड करता है ह्यूमन को जो बाइट होता है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के. मलेरिया वैक्सीन जो है वो डेवलप किया गया है ऑलमोस्ट 60 ईयर से. जो पहला अप्रूव वैक्सीन था वो आपका RTS था जिसको कि हम मॉस्क्यूरिक्स के नाम से भी जानते हैं. WHO ने रिकमेंड किया है 2 मलेरिया वैक्सीन को. तो वो दोनों वैक्सीन कौन कौन से हैं? पहला है आपका RTS AS01 और दूसरा है R21 या मैट्रिक M. तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये क्या है. ये आपका मलेरिया का वैक्सीन है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग. तो हम जानेंगे पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में. UK रिसेंटली कंप्लीटेड सीक्वेंसिंग 500,000 होल जीनोम, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन पॉपुलेशन स्केल जीनोमिक. जो यूनाइटेड किंगडम है उन्होंने अभी हाल ही में कंप्लीट कर लिया है सीक्वेंसिंग 500,000 होल जीनोम का, जो कि उसको एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव करने में मदद कर रहा है पॉपुलेशन स्केल जीनोमिक के लिए. This approach offers unprecedented insight into human diversity and has transformative implication for various scientific fields. और ये जो अप्रोच है ये ऑफर कर रहा है एक अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट को ह्यूमन के डाइवर्सिटी को लेके और ट्रांसफॉर्मेटिव इम्प्लीकेशन को अलग अलग साइंटिफिक फील्ड के लिए. वेरियस लार्ज स्केल जीनोम प्रोग्राम आर गोइंग वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग US अलॉट US प्रोग्राम, द यूरोपियन यूनियन 1+ माइलस्टोन जीनोम इनिशिएटिव एंड द प्लान 3 मिलियन अफ्रीकन जीनोम. बहुत सारा जो लार्ज स्केल जीनोम प्रोग्राम है वो चल रहा है पूरे विश्व में, जिसमें US का अलॉफ US प्रोग्राम हो गया,
यूरोपियन यूनियन का 1+मिलियन जीनोम इनिशिएटिव हो गया, और जो प्लान 3 मिलियन अफ्रीकन जीनोम है, तो डायरेक्ट प्लान का नाम पूछा जा सकता है लिख के कि ये किस कंट्री के द्वारा चलाया जा रहा है ये प्लान और किस लिए, क्या बेनिफिट होगा इसका। पॉपुलेशन स्केल जीनोम एफर्ट जो है ये सर्व करेगा एक डाइवर्स ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, ये समझने में मदद करेगा डिजीज के प्रिवलेंस को, और जो बायोमेकर है ये मदद करेगा इन्फॉर्म करने में थेरेपेटिक टारगेट के डिस्कवरी को, और सपोर्ट करेगा पब्लिक हेल्थ के इनिशिएटिव को। In Asia, in India, initiative like Genome Asia Project and India Genome India aims to conduct population level sequencing, contributing to the broader understanding of human evolution, migration pattern, and adaptation to diverse environment. और भारत में और एशिया में जो इनिशिएटिव है, जैसे कि जीनोम एशिया प्रोजेक्ट हो गया, इंडिया का जीनोम इंडिया हो गया, इसका मकसद है कंडक्ट करना पॉपुलेशन लेवल सिक्वेंसिंग को। ये कंट्रीब्यूट करेगा जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन इवोल्यूशन, माइग्रेशन पैटर्न और एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट को इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। पॉपुलेशन लेवल सिक्वेंसिंग ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन स्केल सिक्वेंसिंग, तो जो पॉपुलेशन लेवल सिक्वेंसिंग है जिसको कि हम पॉपुलेशन स्केल सिक्वेंसिंग भी कहते हैं, इसके बारे में हम जान लें। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिक्वेंसिंग द डीएनए और एमआरएनए ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल of one or more species. The process used probabilistic matching tool and large amount of sequence information to identify genome. ये जो आपका पॉपुलेशन लेवल सिक्वेंसिंग है, ये एक प्रोसेस है सिक्वेंस करने का डीएनए या एमआरएनए को मल्टीपल इंडिविजुअल का, एक या एक से अधिक स्पीसीज का। ये जो प्रोसेस है ये उपयोग करता है प्रोबेबिलिस्टिक मैचिंग टूल का, और लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिफाई करता है जीनोम्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथ्रोबॉट, तो हम जानेंगे एंथ्रोबॉट के बारे में। साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड टाइनी रोबोट कॉल्ड एंथ्रोबॉट मेड फ्रॉम ह्यूमन ट्रैकियल सेल कैपेबल ऑफ रिपेयरिंग डैमेज न्यूरल टिश्यू। साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है टाइनी रोबोट को, जिसको उन्होंने एंथ्रोबॉट कहा है, जो कि बना हुआ है ह्यूमन के ट्रैकियल सेल से। ये कैपेबल है, ये रिपेयर कर सकते हैं डैमेज न्यूरल टिश्यू को। Unlike previous xenobot made from frog cell, Anthrobots are self-assembling and formed from human tissue, potentially paving the way for personalized medicine. जैसे कि प्रीवियस जीनोबॉट था जो कि बना हुआ था फ्रॉग के सेल से, एंथ्रोबॉट जो है ये सेल्फ असेंबलिंग है और ये बना हुआ है इंसान के टिश्यू से, इसलिए ये पोटेंशियल रखता है एक वे को तैयार करने का पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए। ये काम कैसे करेगा? The researcher grew cluster of human tracheal skin cell, developing Anthrobot with cilia acting as a oars. जो रिसर्चर है वो ग्रू कर रहा है क्लस्टर ऑफ ह्यूमन ट्रैकियल स्किन सेल को, डेवलप कर रहा है एंथ्रोबॉट को, जिसमें सिलिया जो है वो काम कर रहा है एक ओर्स के रूप में। When placed on scratch neural tissue, Anthrobot fuse into a superbot, leading to complete healing within 3 days without genetic modification. जब इसको प्लेस किया जाता है स्क्रैच न्यूट्रल टिश्यू पे, तो एंथ्रोबॉट फ्यूज कर जाते हैं सुपरबॉट के रूप में और लीड करते हैं कंप्लीट हीलिंग करने में 3 डेज के अंदर ही, बिना कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन के। द रिसर्चर इन्विजन यूजिंग पर्सन स्पेसिफिक एंथ्रोबॉट फॉर टास्क लाइक क्लियरिंग आर्टरीज, ब्रेकिंग अप म्यूकस और ड्रग डिलीवरी, इट पोटेंशियल एप्लीकेशन इन रीजनरेटिव मेडिसिन। और ये जो रिसर्च है उसमें रिसर्चर इन्वाइजन कर रहे हैं कि जो पर्सन स्पेसिफिक एंथ्रोबॉट हो गए उनका काम होगा क्लियर करना आर्टरी को, ब्रेकअप करना म्यूकस को, ड्रग डिलीवरी, और पोटेंशियल एप्लीकेशन इसका हो सकता है रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रा इस्थमस, तो जो क्रा इस्थमस है इसके बारे में हम जानेंगे। The Kra Isthmus, located on the Malay Peninsula in Thailand, has gained strategic importance due to proposed transit artery that could connect the Andaman Sea and the Gulf of Thailand. ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, न्यूज़ में सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो क्रा इस्थमस है जो कि आपका लोकेटेड है मलाई पेनिनसुला के पास थाईलैंड में, इसका भाई हाल ही में इसको इंपॉर्टेंस मिला है इसके एक प्रपोज ट्रांजिट आर्टरी के कारण, जो कि कनेक्ट करेगा अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से। तो किससे किसको कनेक्ट करेगा ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इस्थमस है ये सिर्फ 44 किलोमीटर वाइड है, और जो इसका नैरोएस्ट पॉइंट है उसका पोटेंशियल है कि ये इम्पैक्ट कर सकता है इंटरनेशनल ट्रेड को और सिक्योरिटी को। सिमिलरली जैसे कि आपका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है सुएज या पनामा कैनाल का। रिसेंटली थाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली प्रेजेंटेड अ $multi-billion लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट, और अभी हाल ही में थाई प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है $multi-billion का लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट को। An isthmus is a narrow strip of land that connects two larger landmass and is bordered by water on two sides. जो isthmus होता है ये एक नैरो स्ट्रिप होता है लैंड का, जो कि कनेक्ट करते हैं दो लार्जर लैंड मासेस को, और ये बॉर्डर होता है वाटर से दोनों साइड से। तो isthmus क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रा isthmus जो है थाईलैंड का ये नैरोएस्ट पाथ है मलाई पेनिनसुला का। ये जो isthmus है ये बॉर्डर है, जो वेस्ट में इसका अंडमान सी है जबकि ईस्ट में इसका गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ये आपको पता होना चाहिए मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटर इकोनॉमी। तो जानेंगे हम क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में। क्रिएटर इकोनॉमी रिफर्स टू एन इंटरनेट फैसिलिटेटेड इकोनॉमिक मॉडल दैट अलाउ कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर टू अर्न रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम देयर क्रिएशन. It leverages digital platforms such as YouTube, TikTok, Instagram, enabling creator to produce and distribute content, product और service independently. जो क्रिएटर इकोनॉमी है ये रिफर करता है इंटरनेट फैसिलिटेटेड इकोनॉमिक मॉडल को। ये अलो करता है जो कंटेंट क्रिएटर है उनको या इन्फ्लुएंसर को वो अर्न करे रेवेन्यू को डायरेक्टली अपने क्रिएशन के माध्यम से। ये लिवरेज करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म का जैसे कि यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया इसको, और इनेबल करता है क्रिएटर को प्रोड्यूस करे और डिस्ट्रीब्यूट करे कंटेंट को, प्रोडक्ट को या सर्विस को इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के ऊपर डिपेंड होए। किस तरीके से एनएफटी और ब्लॉकचेन जो है ये मदद कर रहा है क्रिएटर इकोनॉमी को। की टेक्नोलॉजी लाइक नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी और ब्लॉकचेन अंडरपिन द क्रिएटर इकोनॉमी, providing tool for creator to verify ownership, eliminate intermediaries, and establish direct relationship with their audience. This model promotes the democratization of creativity and creative independence and has potential to attract diverse audience across various fields. जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जैसे कि आपका नॉन फंजिबल टोकन हो गया, एनएफटी या ब्लॉकचेन हो गया, ये अंडरपिन कर रहा है क्रिएटर इकोनॉमी को, प्रोवाइड कर रहा है एक टूल इस्टेब्लिश करने के लिए डायरेक्ट रिलेशनशिप को, जो कि क्रिएटर को मदद करेगा वेरीफाई करने में ओनरशिप को, एलिमिनेट करेगा इंटरमीडिएटरीज को और इस्टेब्लिश करेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप को ऑडियंस के साथ। ये जो मॉडल है ये प्रमोट कर रहा है डेमोक्रेटाइजेशन को, क्रिएटिविटी का और क्रिएटिव इंडिपेंडेंस को, और इसका पोटेंशियल है कि ये अट्रैक्ट कर सकता है ऑडियंस को अलग अलग फील्ड के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेवी ऑफ एंशियंट इंडिया। तो जो नेवी है एंशियंट इंडिया का, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हाल ही में नेवी डे के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया था छत्रपति शिवाजी महाराज को और अनवील किया था उनके स्टैचू को सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। नेवी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है क्यों, इसके बारे में हम जान ले। तो नेवी डे को सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को हर एक साल, एक्नॉलेज करने के लिए जो रोल है इंडियन नेवी का, और कॉमरेट किया जाता है जो अचीवमेंट किए थे ऑपरेशन ट्रिडेंट के समय पे 1971 के समय पे जो इंडो पाक वार था। अनाउंसमेंट जो इस साल किया गया, तो इस साल हाईलाइट किया गया है शिवाजी के नेवल इंसाइट को। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है नेवल एपोलेट को, जो कि एक ऑर्नामेंटल शोल्डर पीस है आइटम ऑफ क्लोथिंग का, जो कि फीचर कर रहा है शिवाजी के एम्ब्लेम को। जो न्यू नेवल इंसाइजन है ये फीचर करेगा ऑक्टागोनल डिजाइन को शिवाजी के शील्ड का। इंडियन नेवी का नाम तो है इसके ट्रेनिंग जैसे लोनावल इस्टेब्लिशमेंट आईएनएस शिवाजी और लॉजिस्टिक हब जो है मुंबई का आईएनएस आंग्रे, मराठा नेवल कमांडर कंसोरी आंग्रे, इस प्रकार रखा गया है। अब जो नेवी है एंशियंट इंडिया का, इसके बारे में भी हम जान ले। तो जो अर्ली लिटरेरी एविडेंस मिला था अर्थशास्त्र जो है वो रिफर करता है भारत के शिपिंग और मैरीटाइम ट्रेड के बारे में। कौटिल्य ने मेंशन किया था जो सुपर इंटेंडेंट था शिप के ओवरसीइंग पोर्ट, शिपिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। जो 4 शिप के कैटेगरी थे कमर्शियल, पायरेट, रॉयल और वॉरशिप, जिसको फर्दर सब डिवाइड किया गया। कमर्शियल शिप जो था वो इंक्लूड कर रहा था मर्चेंट शिप और पैसेंजर शिप को। गुप्ता एम्पायर का नेवी की अगर हम बात करें तो गुप्ता मिलिट्री कंप्राइज कर रहे थे इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरियट और एलिफेंट और शिप को भी। गुनाई घर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है शिप के बारे में कि एक इंटीग्रल पार्ट है मिलिट्री का 6 सेंचुरी एडी के समय का। चोला एक्सपेडिशन की अगर हम बात करें तो जो इंपीरियल चोला थे अंडर राजा राज चोला और राजेंद्र चोला के नेतृत्व के अंदर उन्होंने कंडक्ट किया था नेवल कॉन्क्वेस्ट को स्ट्रॉन्ग नेवी के साथ। उन्होंने एक्सपेंड किया था एम्पायर को जो रीजन था जैसे कि म्यांमार, मलाया और सुमात्रा तक मैरीटाइम कॉन्क्वेस्ट के माध्यम से, और उन्होंने एम्बेसडर भेजा था डिस्टेंट कंट्री जैसे कि चाइना तक। मेडाइवल पीरियड की अगर हम बात करें तो नेवी जो थे उन्होंने बिल्ड किया था, इसको इनिशिएट किया गया था मनवाकिक्रमण, सामूर्ति राजा और कोजिकोरे के द्वारा रिस्पांस में पोर्टुगीज एक्शन के खिलाफ 1503 पे। कुंजली मराकस जिनको अपॉइंट किया गया था एडमायरल के रूप में, उन्होंने सक्सेसफुली रेसिस्ट किया था पोर्टुगीज के अटेम्प्ट को और 10 ईस्ट इंडिया कंपनी के अलायंस को। मराठा नेवी की अगर हम बात करें ये इंपॉर्टेंट है, तो मराठा एम्पायर जिन्होंने फाउंड किया गया था जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा कब 1674 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया गया था नेवल फोर्सेज को, जिसमें कैनन माउंटेड भी थे शिप में। शिवाजी का एम्पायर जो था वो अपने रिस्ट पे पहुंचा था वेस्ट कोस्ट के समय पे 1656 से 57 के समय पे, और इसने प्रमोट किया था इस्टेब्लिशमेंट को लेकर नेवी का, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके टेरिटरी को, सिक्योर किया जा सके पोर्ट को और फैसिलिटेट किया जा सके मैरीटाइम ट्रेड को। 1661 से 1663 तक मराठा नेवी जिससे ये कंप्राइज कर रहे थे 400 प्लस शिप को, जिसमें कि बैटल शिप जैसे कि ग्वार, टर्नेट, गैलबेट, सीबर्ड और पेल भी थे। फोर्ट की अगर हम बात करें तो शिवाजी ने ऑर्डर किया था कंस्ट्रक्शन को लेकर नेवल फोर्ट का, जैसे कि विजय दुर्ग हो गया, सिंधु दुर्ग हो गया, कोलाबा हो गया। 1653 से 1680 के समय पे स्ट्रेटेजिक पर्पस और डिफेंस के लिए सी बेस्ड एनिमी के खिलाफ
नेवी का जो स्ट्रेटेजिक गोल है वो मेनली फोकस करता है काउंटरिंग और पॉसिबली प्री एम्प्टिंग करना सिद्दीक ऑफ जंजीरा को, जिन्होंने प्रोजेक्ट किया था पावर को सी बेसिस के माध्यम से। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग लिटोरल वाटर है, मराठा नेवी जो थे वो नहीं चैलेंज कर पा रहे थे यूरोपियन नेवल पावर को हाई सी पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.